नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपका आज है 7th ऑफ सितंबर। 7th ऑफ सितंबर का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे बड़ा न्यूज़ जो अभी आपका देख सकते हैं वो ये है कि आपका रुपी जो है ऑल टाइम लो पे क्लोज कर रहा है। अगर आपको पता नहीं है, रुपी जितना ज़्यादा मतलब डॉलर जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, एक्सपोर्ट बिल है, किसमें ज़्यादा नफ़ा नुकसान है वो डेफिनेटली बताइएगा। और जब भी हम यहाँ पे प्राइमरी डॉलर के माध्यम से डॉलर को इस्तेमाल करके जो है एक्सपोर्ट में डेफिनेटली आपका फ़ायदा तो होगा ही। जो आईटी कंपनीज़ है, फार्मा कंपनीज़ है, दे आर गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। उसमें आपको ग्रोथ तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट यहाँ पे मेन दिक्कत हो जा रही है कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो आपका अगर हम जीसीसी से परचेज करते हैं, यानी ओपेक वाले कंट्रीज से परचेज करते हैं, यूएस से परचेज करते हैं, इराक से परचेज करते हैं, सऊदी से परचेज करते हैं, तो फिर वहाँ पे आपका डॉलर में सेटलमेंट होता है। तो डॉलर में सेटलमेंट होगा तो आपको डॉलर परचेज करना पड़ेगा। और जब भी आप डॉलर परचेज करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जो एक्सचेकर के ऊपर जो बोझ है वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है। एनर्जी प्राइसेस एज सच, क्योंकि इंडिया में अभी पेट्रोल प्राइसेस जो आप कंज्यूम करते हैं, जो आप पेट्रोल परचेज करते हैं, डीजल परचेज करते हैं, तो उसका प्राइस इतना ही नियर अबाउट उस पर आपको जो एक्चुअली में जो प्रोडक्ट का प्राइस है दैट इज नियर अबाउट 25 to 30 रुपीज। और बाकी जो सब 50 रुपए 70 रुपए जो आप देते हैं वो आपका टैक्स होता है। इसलिए कोई भी देश में आप देखो, आप यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो, इंडिया में देखो, हर एक देश में जो फ्यूल के ऊपर जो टैक्सेस है दैट इज नियर अबाउट 100% या 120% जो है आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई कहता है कि नहीं फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव है, फ्यूल एक्चुअली एक्सपेंसिव नहीं है। फ्यूल का अबंडेंस है। रादर आपको ये देखने को मिलेगा कि फ्यूल का जो प्राइस है उसको ज़्यादा नीचे ना चला जाए, इसलिए आपका फ्यूल जो आउटपुट है, यानी पेट्रोल क्रूड का जो पंप कर रहे हैं, जो क्रूड का जो आउटपुट है उसको काटना पड़ता है, उसको कम करना पड़ता है। इसलिए आप देखते हैं ना कि सऊदी जो है, ओपेक कंट्रीज जो है वो आपका नियर अबाउट 1 बिलियन बैरल जो है वो आपका जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। प्रोडक्शन को रिड्यूस क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट मतलब आपका क्रूड ऑयल कम हो गया। इसका मतलब ये है कि जब सप्लाई को आप थोड़ा सा कम करना चाहते हैं ताकि डिमांड ज़्यादा बढ़े तो उसका प्राइस जो है वो एक स्टेबल जगह पे घूमता रहे। इसलिए एनर्जी सेक्टर में अगर हम देखें, ईवी, हाइड्रोजन इज द फ्यूचर, न्यूक्लियर इज द फ्यूचर, ईवी मतलब आई डोंट थिंक ईवी इज द फ्यूचर। ईवी इज इंटरमीडिएट, जो आपका मतलब छोटा मोटा, जैसे सोलर सेल, आपका 50 साल से सोलर सेल के ऊपर काम चल रहा है, बट सोलर सेल का जो उस तरीके से अडेप्टेशन जो है वो कभी नहीं होने वाला है। एक तो है कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, फिर उसका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसका जो आउटपुट है यानी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा कम है। उसको जब आप यूज़ करते हैं तो उसको बस बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन ऑन द अदर हैंड, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वो जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका फ्यूचर है। उसके साथ साथ अगर हम देखें वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका जो इम्प्लीकेशन है डेफिनेटली आपको पता चलेगा। स्मार्ट फूड कंपनीज रेविंग अप डिमांड अहेड ऑफ फेस्टिवल। डेफिनेटली अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप परचेज करने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली मुझे बताइएगा कौन से कंपनी का परचेज करेंगे वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी मार्केट लीडर जो है एप्पल है, सैमसंग है, रेडमी है। तो उसी हिसाब से आप मुझे बताइएगा। अगर उसमें कोई पब्लिक कंपनी है आई विल बी मोर देन इंटरेस्टेड to invest in that company. MG brand looks at local co-drivers to navigate India market. Already अगर आपको पता है MG जो है, मॉरिस गराजेस बोल के जो कंपनी है वो आपका एक चाइनीज़ कंपनी है। वो ब्रिटिश ब्रांड है, ब्रांड ब्रिटिश है, बट आपका चाइनीज़ कंपनी उसको ओन करता है। SAIC जो आपका चाइनीज़ एक कंग्लोमरेट है जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तगड़ा उसका पोजीशन है, वो जो है इंडिया में आपका आ चुका है 2018 या उस पॉइंट से जो है वो लोग यहाँ पे असेंबली करके सेल कर रहे हैं। आपका गुजरात या मोस्ट प्रोबेबली गुजरात में कोई एक प्लांट उन्होंने परचेज करके उसमें काम कर रहे हैं वहाँ पे। रिसेंटली यहाँ पे बहुत कुछ महीनों से 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर से जो है बातचीत चल रहा है कि लोकल वो पार्टनर ढूंढ रहे हैं जिनके माध्यम से दोनों कोलैबोरेट करके काम करेंगे। यहाँ पे जिंदल JSPL जो है, जिंदल ग्रुप जो है वो यहाँ पे उसके साथ काम करने की कोशिश कर रहा है। जो एक न्यूज़ आया था कुछ महीने पहले कि जिंदल ग्रुप जो है वो कोलैबोरेट करेगा या कुछ पार्ट ओनरशिप लेगा या कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा MG के जो प्रोडक्शन है उसको स्केल अप करने के लिए। तो वहाँ पे JSPL का ऑलरेडी आपको जैसे पता है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, एक जिंदल भी एक कंग्लोमरेट है, उसके पास भी अपना तगड़ा नेटवर्क है, अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी है। डेफिनेटली यहाँ पे उनको हेल्प मिलेगा। बट ऑटोमोबाइल सेक्टर आपको जैसे पता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इज़ अ वेरी हाउ वुड आई से, ऐसा एक सेगमेंट है वहाँ पे कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में वेरिएबल बहुत ज़्यादा है। वेरिएबल कैसे बहुत ज़्यादा है? एक तो है कि आपका
एंसिलरी इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ता है। जैसे आपका कोई स्टीयरिंग व्हील बनाता है, कोई सीट बनाता है, कोई टायर आपको सप्लाई करता है। और जैसे फॉर एग्जांपल टायर अगर वो परचेज करते हैं तो टायर का जो रबर से बनता है, मे बी आप अपोलो से ले रहे हो, टीवीएस से ले रहे हो, सीएट से ले रहे हो, तो वहाँ पे रबर का प्राइसेस जो है अगर ऊपर नीचे होता है तो टायर के प्राइसेस भी ऊपर नीचे होते हैं, तो फिर आपका जो है गाड़ी का जो कॉस्ट है वो भी ऊपर नीचे होता है। स्टील का प्राइस डेफिनेटली आपको पता ही है कि ऊपर नीचे होता ही रहता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर नीचे ज़्यादा रहता है। क्वालिटी ऑफ स्टील इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, सो उसका भी आपका डायरेक्ट इफेक्ट आता है। फिर फ्यूल प्राइसेस जो है, जो एंड कंज्यूमर है वो फ्यूल प्राइसेस के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देता है। टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी हर साल जो है आपका चेंज होते रहता है, मॉडल नए नए आते रहते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सो ऑटोमोटिव सेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स हैं, हर एक चीज़ को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये जो है आपके जो मार्जिन है या जो आपका इनकम है या प्राइमरीली आपका जो मार्जिन है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए आप देखोगे हर एक जो कंपनी है, महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, मारुति हो गया, वो 6 महीने बाद जो है गाड़ी के दाम को जो है बढ़ाते रहता है। और जब मार्केट में एक शॉक वेव तैयार होता है तो फिर वहाँ पे वो सस्ते में डिस्काउंट में बेचना शुरू कर देते हैं। सो a lot of stuff is going on। इसलिए आप देखोगे मारुति महिंद्रा का जो गाड़ी है XUV 700, स्कॉर्पियो एंड थार, इसका बहुत ही ज़्यादा तगड़ा डिमांड था। जब ये लॉन्च हुआ था बहुत ही ज़्यादा तगड़ा डिमांड था। ऐसा भी आपको देखने को मिला था कि 2-3 साल तक जो है आपको डिलीवरी नहीं मिलेगा। बट अभी जो है बहुत सी जगह पे ऐसा हो रहा है कि ओल्ड स्टॉक को वो पुश करना चाहते हैं, फिर वहाँ पे डिस्काउंट के माध्यम से गाड़ी को बेच रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी आयरॉनिकल कि जब कस्टमर आपके पास आता है लेने के लिए, आप उसको बेच नहीं पा रहे हैं, और जब आप बेच रहे हैं तब आपके पास खरीदने वाला कोई नहीं है, तब आपको डिस्काउंट देके उस प्रोडक्ट को पुश करना पड़ रहा है मार्केट में। सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जैसे बात किया था कि आपका JSW ग्रुप जो है, जिंदल ग्रुप जो है, वो यहाँ पे आपका परचेज करना चाहता है, यानी प्राइमरीली यहाँ पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं नियर अबाउट 48%। टॉक्स बिटवीन SAIC द पेरेंट ऑफ MG मोटर इंडिया, वन ऑफ द पोटेंशियल इंडिया, ब्ला ये सारी चीज़ आपका चल रहा है। सो अगेन चाइनीज़ कंपनी है। विल आई पर्सनली आई एम इंटरेस्टेड? डेफिनेटली नो। चाइनीज़ कंपनी है, ब्रिटिश ब्रांड है, हाफ इंडियन ओनर है, तो समझ ही पा रहे हैं कैसा क्या होता है। सो ये ऑटोमोटिव सेक्टर का अगर हम देखें तो इस तरीके से मूव कर रहा है यहाँ पे। और ऑटोमोटिव सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो दीज आर दी वेरिएबल्स दैट इज वर्किंग देयर। बहुत ही हाईली क्या बोलूँ, वोलेटाइल मार्केट है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। ऐसा मतलब ऐसा हो जाता है कि आपका अगर किस्मत खुल गया तो खुल गया, नहीं खुल गया तो फिर बंद हो गया। ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ही हाई केपेक्स बिजनेस होता है, क्योंकि कोई भी जब आप प्लांट लगाते हैं, असेंबली लाइन तैयार करते हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को जो है बल्क में ऑर्डर देते हैं, सो अ लॉट ऑफ केपेक्स गोज ऑन देयर। फिर आपको कॉन्स्टेंटली R&D में काम करना पड़ता है, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी है। R&D में यहाँ पे ऐसा उतना हेडेक नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश ब्रांड है, ब्रिटिश लोगों का R&D मतलब रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट करके वो इंडिया में बेचेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। बट अगेन मेन प्रॉब्लम विद ऑटोमोटिव सेक्टर हेयर इज कि यहाँ पे आपको अपना सर्विस सेंटर सर्विस सेंटर का जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए एक बार एक कंपनी ने अगर अपना सर्विस सेंटर का नेटवर्क तैयार कर लिया तो फिर वहाँ पे उसका सेल करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल मारुति अगर आप लेते हैं, आपको एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि कहीं पे भी गाड़ी खराब हो जाए, मेरा गाड़ी जो है विद इन 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर इंडिया में कहीं पे भी आपकी गाड़ी खराब हो जाए, अंडमान निकोबार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, कहीं पे भी अगर आपका गाड़ी खराब हो जाता है विद इन 50 to 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपको एक सर्विस सेंटर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, जिससे आपका ये होता है कि पीस ऑफ माइंड रहता है कि कभी भी कोई भी इशू होता है, सो बाय प्रोडक्ट या जो भी व्हीकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो सर्विसिंग है वो हो जाएगा। बट उसी जगह पे अगर आप एक ऑडी परचेज करते हैं या आप लैम्बोर्गिनी परचेज करते हैं, सो लैम्बोर्गिनी लेके अगर आप गुवाहाटी में घूमते हैं तो फिर मे बी आपको सर्विसिंग में कोई इशू हो जाएगा। फिर उसका अगर कोई स्पेयर पार्ट्स अगर खराब हो जाता है या मे बी आपको एक छोटा सा चीज़ चाहिए उसको ठीक करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, वो आपको जर्मनी से आएगा, यूरोप से आएगा, दैट मेक्स इट वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो इसलिए इंडिया में देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट फॉर दी प्रीमियम व्हीकल्स, बट वो प्रीमियम व्हीकल में भी जो है आस्ते आस्ते एडॉप्टेशन हुआ है। पहले तो कोई लेता नहीं था, अभी जो है आस्ते आस्ते एडॉप्टेशन हुआ है। जो सेकंड हैंड मार्केट है वो भी आस्ते आस्ते ग्रो कर रहे हैं। सो बहुत सारी रीज़न है, एंड अगेन मैं डिटेल्स में इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि MG इंडिया में आ रहा है, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। JSW यहाँ पे जिंदल पैसा डालेगा, वो भी बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे अगर हम इस इंडस्ट्री को एज अ होल देखें तो फिर वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी अगर आप सीख कर रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे मुझे पैसा डालना है, यहाँ पे मुझे पैसा कमाना है, so that is a point which is थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको उसमें गेम खेलना पड़ता है। RBI seeks feedback on settling Indian bonds with Euroclear। सो RBI जो है इट इज़ लुकिंग फॉर फीडबैक, तो इसका मतलब क्या होता है चलिए देख लेते हैं।
So the Reserve Bank of India has been informally asking some bond market participant about allowing a settlement of Indian government bonds on the Euroclear platform. Settling bonds on Euroclear, a major international securities settlement system, could help expand investor base for Indian bonds, eventually lowering borrowing cost. बॉन्ड का मतलब आपको जैसे पता है कि आप जो है जीसेक यानी गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जो है पैसा रेज करती है मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। इसलिए आपका जो बोलते हैं ना इंडिया का रेटिंग इतना है, यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने, S&P ने आपका जो है इंडिया को इतना रेटिंग दिया है, इतना जो है यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाला है, GDP ग्रोथ होने वाला है, वो इसलिए देते हैं ताकि जो भी यहाँ पे बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो उसको पता है कि भाई मेरा जो मतलब गवर्नमेंट का डिफॉल्ट होने के चांसेस कम है और जो भी पैसा मैं दे रहा हूँ वहाँ पे मेरे को एक फिक्स्ड कूपन रेट पे पैसा मिलेगा। However, India is unlikely to provide any tax breaks for foreign investors using Euroclear to buy and sell Indian bonds. Inclusion of global bond indices like JP Morgan, Bloomberg is seen as beneficial। और वही मेन चीज़ यही पे है कि RBI बोल रहे हैं कि भाई हम जो है पैसा उठाना चाहते हैं यूरोपियन मार्केट से, क्योंकि यूरोपियन मार्केट इटसेल्फ इज गोइंग थ्रू अ रिसेशन पीरियड और वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर लुकिंग टू गेट मोर एंड मोर रिटर्न्स। और जैसे मैंने बताया कि ग्लोबली अगर हम देखें जहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कंपैरेटिवली लेस वोलेटाइल मार्केट है, तो वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया में खुद का इंटरनल कंजम्पशन भी है और आपका एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छे से वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेस पे जो है ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको इंडोनेशियन मार्केट, वियतनाम, सऊदी मार्केट या आपका मिडिल ईस्ट में वो आपको देखने को नहीं मिलता है। Foxconn planning to make EVs in India, तमिलनाडु on radar। So तमिलनाडु में आपका डेफिनेटली समझ पा रहे हैं कि EV आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके साथ वो लोग काम करेंगे वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। FPI गोरेजो यहाँ पे आपका पावर और कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट उन्होंने किया हुआ है, बहुत बड़ी बात है। अंडर परफॉर्मिंग IT stocks while cutting exposure to metal banking financial services। So yeah, हल्का सा इरोजन होगा, वो तो मैं बता ही रहा हूँ कि आपको एक सेगमेंट में इरोजन देखने को मिलेगा, दूसरे सेगमेंट में आपका जो है इनफ्लो होगा। सो या एक बहुत ही तगड़ा न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया RF टू एक्वायर API एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया स्विफ्ट। सो इंडिया RF इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रमोटेड बाय पीरामल एंटरप्राइजेस एंड Bain Capital will acquire the active API contract manufacturing of India of Swift Lab for a consideration of 1600 crore। यहाँ पे NCD नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की लाइबिलिटीज है और ओके इट इज अमंग द टॉप 10 इंडिपेंडेंट मर्चेंट API businesses in India in size with 2 manufacturing sites in पंजाब एंड जम्मू। बहुत बढ़िया बात है। सो फिर काम कर रहे हैं भाई, बैकेंड में फार्मा में बहुत तगड़ा मूवमेंट हो रहा है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब आपका जो फुल फार्मा सेगमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च का हो गया, वहाँ पे बहुत तगड़ा मूवमेंट हो रहा है। सिप्ला बिक रहा है, जो NCD मतलब ये सारे जो कंपनीज है, API मैन्युफैक्चरिंग हो गया या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च आपका होता है, वहाँ पे भी आपका अगर पीरामल इसको टेक ओवर कर रहा है। सो पीरामल इज ऑल्सो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज इंक्रीजिंग इट्स फुटप्रिंट इन दी फार्मा सेगमेंट। और पीरामल अगर आपको पता नहीं, अंबानी के रिश्तेदार हैं, जो ईशा अंबानी है उनके हस्बैंड जो है वो पीरामल फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो पीरामल फैमिली अभी जो है आस्ते आस्ते इस डोमेन में अपना जो फुटप्रिंट है स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। HPCL के जो चेयरमैन है वो बोल रहे हैं कि वी विल बिकम एन एनर्जी कंपनी। मतलब ये एनर्जी कंपनी नहीं है तो क्या है कंपनी है, सब पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के चेयरमैन बोल रहे हैं कि हम लोग एनर्जी कंपनी बनना चाहते हैं। सही है। टी एक्सपोर्ट का मार्केट 1% गिरा है फर्स्ट हाफ में, नॉट अ बिग डील एट ऑल, बट मार्केट शेयर इसका लूज हो रहा है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। मार्केट शेयर जो है अगर आपको ग्लोबल मार्केट में हम देखें, असम टी, दार्जिलिंग टी, इन्होंने अपना तो एक ब्रांड वैल्यू है तो इसके अलावा आप बेच नहीं सकते, ज्योग्राफिकली इट इज़ लोकेटेड। बट बहुत बड़ा जो एक सेगमेंट है जो कंजम्पशन हो रहा है नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में, फिर आपका ऑस्ट्रेलियन मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है, तो वहाँ पे जो केनियन टी है, केनियन श्रीलंका सेलॉन टी जिसको बोलते हैं, केनिया का जो मार्केट है वो बहुत अच्छा है, ग्रो कर रहा है। सेलॉन टी यानी श्रीलंका से जो सेल होता है वो भी बहुत ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर रहा है। सो और यहाँ पे इंडिया में जैसे आपको पता है कि कोई भी टी एस्टेट को जब आप चलाते हैं तो वहाँ पे इट इज़ वेरी लेबर इंटेंसिव वर्क। उस पर अप टू एक लेवल के बाद उसमें आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग में डेफिनेटली आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, बट जो प्रोडक्शन, क्योंकि मेन तो आपका टी लीव्स होते हैं, फर्स्ट फ्लश होता है, सेकेंड फ्लश होता है, फिर उसको
एक लेवल के बाद जो है आप ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा उसमें ऑटोमेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव काम होता है। तो लेबर इंटेंसिव काम में ये होता है कि आपका जो वेदर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, प्रोडक्शन अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्वालिटी ऑफ लीव गोज डाउन, और फिर वो जब ऑक्शन होता है तो फिर वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। सो थोड़ा सा डिप हुआ है, एक्सपोर्ट में डिप हुआ है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। बट यहाँ पे अगर आप टी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या टी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है, मार्केट शेयर, ग्लोबल मार्केट शेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे ग्लोबल मार्केट शेयर अगर गिरता है और सेलोन टी का अगर ग्रो करता है, केनियन टी का अगर ग्रो करता है, सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। वरुण बेवरेजेस जो है आसाम में 700 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है, कल इसमें न्यूज़ आया था रात को, और यहाँ पे वो सेटअप कर रहे हैं एंड नलबाड़ी, बहुत अच्छी बात है। 500 इंडिविजुअल्स, सो वरुण बेवरेजेस ही इसमें डाल रहा होगा पैसा। सो वरुण बेवरेजेस आज तो तगड़ा गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। वरुण बेवरेजेस ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, बट वी कैन एक्सपेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 7 दिन के अंदर 4% रिटर्न दिया है, 1 महीने के अंदर 15% रिटर्न दिया है, विच इज़ वेरी गुड डेफिनेटली। शॉर्ट टर्म गेम है ये सब, शॉर्ट टर्म में आपको डिसेंट मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक हफ्ते के अंदर 4% भी अगर आप निकाल पाते हैं तो नॉट अ बिग बैड डील एट ऑल। तो गोड़ों ने कहाँ पे पैसा डाला, चलिए देख लेते हैं। कैपिटल गुड्स में सेल किया है, फाइनेंशियल सर्विसेज में, एफएमसीजी में, ऑयल गैस, टेलीकम्युनिकेशन, पैसा डाला है पावर में इन्होंने, और आईटी में भी इन्होंने बहुत तगड़ा जो है पैसा डाला हुआ है। आईटी में तो आस्ते आस्ते ये लोग डालना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत बल्क में इन्वेस्ट करेंगे, वो निकालेंगे डालेंगे, निकालेंगे डालेंगे पैसा टाइप का। TCS इंक्स $1 billion विद JLR टू मैनेज इट्स डिजिटल एस्टेट। TCS टाटा का है, JLR भी टाटा का ही है, बहुत बढ़िया। इंडियन फिनटेक जनरेट $190 billion रेवेन्यू बाय 2030, सो इंटरेस्टिंग स्टफ है। फिनटेक जो है डेफिनेटली ग्रो करेगा। फिनटेक के अंदर बहुत सारे, फिनटेक एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, सो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, सो डेफिनेटली इसमें तो ग्रोथ करना ही है। सेंटर 6 पब्लिक कमेंट्स टू ड्राफ्ट नेशनल ब्ला पॉलिसी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। सो दैट्स अबाउट इट, ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, जो भी न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया। इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ था उस पॉइंट में मैंने बात किया है। और फिनटेक के अंदर आपका इंश्योरेंस टेक, वेल्थ टेक, पेमेंट टेक, लैंडिंग टेक, सब टेक, जो यानी फ़ोन पे, गूगल पे, ग्रो ऐप, ये सारे जो कंपनीज हैं जो वेल्थ मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट वाले सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो ये सारे एक साथ कंसोलिडेट होके काम करेंगे। एंड डेफिनेटली आपको पता ही है कि अगर आपको पैसा कमाना है फाइनेंस इंडस्ट्री में, सो यू हैव टू लॉन्च NBFC। बैंकिंग सेक्टर इज़ वेरी वेरी हाईली रेगुलेटेड, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज होता है, आपका जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी आपके पास नहीं होता है, पैसे मतलब जो लिक्विड कैश का अवेलेबिलिटी आपको उतना नहीं होता है। तो बैंकिंग सेक्टर से अच्छा ये है कि आप NBFC में काम कीजिए, म्यूचुअल फंड लॉन्च कीजिए, इंश्योरेंस में काम कीजिए। सो इसलिए आप देखोगे नवी, यानी जो बंसल, सचिन बंसल जो है, सचिन या बिनी बंसल या सचिन बंसल जो है, जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे, he started Navi with his own money and slowly and gradually he is going to go for an IPO। बहुत तगड़ा वहाँ पे वो पैसा कमाएंगे। सो मेन जो धंधा करने वाला है, इवन जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो भी आपका फाइनेंस पे आ चुके हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये सारे जो है लॉन्च करेंगे, फिर पब्लिक का पैसा लेके अपना जो बिजनेस है उसको चलाएंगे। सो वही चीज़ हो रहा है फिनटेक में, हर एक बिजनेस वही कर रहा है। फ़ोन पे भी वही करेगा, पेटीएम भी वही करेगा, और जितने भी सारे जो कंपनीज हैं उनको यही करना है। इसके अलावा टिपिकली इंडिया में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब क्रेडिट अवेलेबिलिटी अगर आप करवा सकते हैं विदाउट लेस इंटरफेरेंस बाय द RBI, सो फिर वहाँ पे मार्केट को कैप्चर करना इजी हो जाता है, क्योंकि चाइनीज़ लोन ऐप अगर इंडिया में ब्लॉकबस्टर धमाका कर सकते हैं, तो फिर ये सारे कंपनीज डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में क्रेडिट का रिक्वायरमेंट अभी आस्ते आस्ते बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। And people are actually looking for easy availability of credit. So that's about it. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। एंड that's about it. ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, कल मिलता है।